स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पंजाब, वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट पंजाब का जो नाम है वो ड्राइव हुआ है आपकी रिवर से, मतलब रिवर मेड बाय द लैंड मेड बाय द 5 रिवर्स, दैट इज 5 रिवर ने मिलके पंजाब को बनाया है। और इस रिवर की इंपॉर्टेंस पंजाबी और सिख आइडेंटिटी के तौर पे की भी जाती है। लेकिन आज सवाल ये है कि जो खालिस्तान की डिमांड उठती है, जो खालिस्तान की डिमांड के लिए मूवमेंट जो है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर चलाए जाते हैं, इवन पाकिस्तान जिसका कि सोते जागते ही सपना होता है कि इंडिया को ब्रेक डाउन करना, तो वहां जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज्योग्राफिकल रीजन ऐसे कुछ हैं या फिर क्या हिस्टोरिकल ऐसे एस्पेक्ट थे जिसके थ्रू आज ये डिमांड जो हो हमें नजर आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डिस्कशन हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली जो यूएस बेस्ड खालिस्तानी जो आपके ग्रुप्स हैं, उन्होंने एक नया मैप रिलीज किया है जिसके अकॉर्डिंग खालिस्तान की डिमांड दिखाई जा रही है। इस मैप के अंदर आपका अनडिवाइडेड पंजाब दिखाया जा रहा है और जिसके थ्रू हिमाचल का कुछ एरिया और शिमला उसकी कैपिटल दिखाई जा रही है। पहले की अगर मैं बात करूं तो खालिस्तान की डिमांड में कैपिटल महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनाई गई सिटी दैट इज लाहौर को दिखाया जाता था, लेकिन आज ये डिमांड कैसे चेंज हो गई, इन सब पर्सपेक्टिव के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यू कैन सी यहाँ पे आपको ब्यास रिवर दिखाई गई, इंदस रिवर दिखाई गई, इंदस रिवर डॉल्फिन दिखाई गई है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और पंजाब के लिए आइडेंटिटी होना इन रिवर का जरूरी भी है क्योंकि पंजाब एक वो स्टेट है जिसने इंडिया को अपने फूड सफिशिएंट बनने में काफी ज्यादा हेल्प की है। पंजाब इंडिया के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड के लेवल पे भी जब हम बात करते हैं तो राइस प्रोडक्शन के अंदर, व्हीट प्रोडक्शन के अंदर काफी डोमिनेटिंग पोजीशन पोजेस करता है, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है वो डेफिनेटली पोजेस करता है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, स्टडी IQ पे आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच दैट इज अलोंग विद द टेस्ट सीरीज इज नाउ अवेलेबल। मतलब अगर आप 2024 के लिए ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं, ऑप्शनल की स्टडी करना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके लिए अवेलेबल है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच आपका 21 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी कि आप कपिल लाइव कोड यूज करके एडमिशन लेंगे तो आपको मिनिमम कॉस्ट जो है देखने को मिलेगी। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस जो है 400 प्लस आवर्स की वो तो पढ़ाई जाएंगी ही, लेकिन इसके साथ में क्रिस्प नोट्स, हैंडमेड नोट्स, इसके साथ साथ 12 टेस्ट पेपर जिनमें से आपके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और आपके फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट पेपर जो है वो भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। kapil.bhardwaj 2022 दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन DM मी हियर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पंजाब के बारे में। आपने अब सुना होगा अमृतपाल जी की तलाश जो है वो अब गवर्नमेंट से कर रही है, पुलिस जो है वो अमृतपाल की तलाश कर रही है। अब सवाल आता है कि अमृतपाल कौन है और क्यों इनकी तलाश की जा रही है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझना पड़ेगा। तो रिसेंटली जो पंजाब के अंदर हुआ उसमें अमृतपाल जो कि एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट में कहा है कि एन इंडिपेंडेंट सिख होमलैंड इज द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पंजाब, लाइक ड्रग मीनैक हो सकता है, वाटर की जो आपके शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, इन सब के लिए। मतलब वो ये बताते हैं कि पंजाब के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सबका सॉल्यूशन होगा एक आपका इंडिपेंडेंट सिख स्टेट, चाहे वो आपका रिवर वाटर शेयरिंग का बात हो या किसी और चीज की। एक्चुअली ये जो रिवर वाटर शेयरिंग वाला मुद्दा है वो आपका 1960 से ही स्टार्ट हो जाता है जब आपका इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है। तो जरा बैकग्राउंड में चलते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन हुई है तो हुई कैसे है। देखिए, हम बात करते हैं 1929 की। 1929 कांग्रेस का सेशन लाहौर के अंदर कंडक्ट होता है। कांग्रेस का सेशन जब लाहौर में कंडक्ट होता है उस टाइम पे सबसे पहले पूर्ण स्वराज की डिमांड उठाई जाती है बाय जवाहरलाल नेहरू जी। अब जो पूर्ण स्वराज की डिमांड उठाई जाती है उसको 3 बंदे अपोज करते हैं। लाहौर सेशन के अंदर 3 बंदे इस डिमांड को अपोज करते हैं। कौन कौन? मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जीना, BR अंबेडकर जी, एज वेल एज मास्टर तारा सिंह जो कि शिरोमणि अकाली दल के लीडर थे। अब देखिए, सबका अपने अपने आइडियाज अलग थे, इस वजह से वहां पे अपोजिशन दिखाई जाती है। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की, तो हम मास्टर तारा सिंह जी की बात कर लेते कि इनके अपोजिशन का आइडिया इसलिए था
क्योंकि दे नो वेरी वेल कि पाकिस्तान जो डिमांड चल रही है बनने की या पूर्ण स्वराज की जो डिमांड की जा रही है उसके अंदर पंजाब का ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसके बारे में कोई खास डिस्कशन नहीं था। और क्योंकि ब्रिटिश का जो ट्रीटमेंट पंजाब के साथ रहा है वो कुछ अलग ही गाइडलाइंस पे था इन कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स, दैट्स व्हाई दे वांट कि यहां पे कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद हम पूर्ण स्वराज के ऊपर मांग रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद में हम अपने स्ट्रगल मूवमेंट में आगे बढ़ते हैं। 1940s का टाइम जब आता है तो आपका सिख होमलैंड की सेपरेट डिमांड होना शुरू हो जाती है। सेपरेट डिमांड होना शुरू क्यों हो जाती है? क्योंकि अब यहां पे 1940s का टाइम आप समझ सकते हो, ये वो टाइम है जब हमारे पास इंडिया के अंदर आईएनसी एज वेल एज अदर पॉलिटिकल पार्टीज आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देती हैं। उस केस में हमारे पास सिख जो डोमिनेटिंग ग्रुप है वो ये चाहते थे कि भाई हमारे पास एक ऐसा एरिया हो जो कि आपका सिख होमलैंड हो, ताकि वहां पे हम अपनी गवर्नमेंट बना सकें और अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजों को मैनेज कर सकें, ताकि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी हो सके। यहां तक कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो खालिस्तान टाइप की कोई डिमांड नजर आ रही हो। 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर पंजाबी सूबा का नाम दिया जाता है। पंजाबी सूबा जो है उसके अंदर जो फॉर्मेशन की डिमांड की जाती है वो डिमांड के अंदर यही बताया जाता है कि भाई अलग से एक ऐसा सिख स्टेट बना दिया जाए जिसके के रिलेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट कुछ अलग पर्सपेक्टिव पे होंगे। लेकिन आपको पता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955 में इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। अब अकेले पंजाब में ही नहीं, ये डिमांड काफी सारे एरियाज में थी कि हमें अलग से स्टेट बनाओ, लेकिन हाँ पंजाब की डिमांड कुछ अलग खास थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि कुछ ऐसी सिचुएशन की जाए जिसमें डिफेंस रिलेशंस, कम्युनिकेशंस, फॉरेन अफेयर ये तो कॉमन हो, बाकी पंजाब अपनी अलग से गवर्नमेंट को रन भी कर सके, ऐसी भी सिचुएशन की डिमांड थी। 1955 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस पे मना कर देता है कि ऐसा स्टेट डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इवन यहां पे काफी सारे आइडियाज दिए जाते हैं कि लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, इन सब बेसिस पे स्टेट को डिवाइड करना इज नॉट फिजिबल। ये आइडिया के बाद में पंजाब के अंदर डिमांड जो है वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, जिसके चलते 1966 का टाइम होता है, पंजाब और हरियाणा सेपरेट होते हैं। कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश में और चंडीगढ़ एज ए यूनियन टेरिटरी एस्टैब्लिश होती है, लेकिन दोनों की एक कॉमन कैपिटल के तौर पे देखने को मिल जाती है। यहां से पंजाब को ही महसूस होना स्टार्ट होता है कि भाई हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की जा रही है। क्योंकि एक और भी एंगल है यहां पे जो कि 1960s में आएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, जो है आपका इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करना। उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा था। बट क्योंकि यहाँ पे पंजाब से हरियाणा सेपरेट हुआ तो हरियाणा की अपनी डिमांड थी। डिमांड क्या थी कि हमारे पास भी वाटर को शेयर किया जाए। अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ पंजाब, इसलिए वाटर के स्प्रेड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन हरियाणा की डिमांड होती है कि हमारा भी कुछ राइट होगा वाटर पे और वो राइट हमें मिलना चाहिए। इसी के चलते अलग अलग टाइप के प्रोविजंस, आपके एग्रीमेंट्स वो आते रहते हैं जिसकी क्रोनोलॉजी अभी हम जानेंगे। बट हाँ 1977 के अंदर 1977 का वो टाइम है जब इलेक्शन हो रहे होते हैं और कांग्रेस जो है वो इलेक्शन में हार जाती है। कांग्रेस के हारने का कारण जरा मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखो होता क्या है, सिचुएशन ये थी कि आपके 1947 का टाइम जब हमारे पास पार्टीशन हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर को लेके काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला। इसी का सॉल्यूशन करने के लिए 1960s के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है 1960 में, जिसके अंदर की वर्ल्ड बैंक एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है। बताया जाता है कि हमारे पास 3 रिवर थी जो कि हमें मिल जाती, दैट इज ब्यास रिवर, रावी रिवर और सतलुज रिवर, ये हमें मिलती। 1955 के अंदर जब इंटरस्टेट मीटिंग होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कैलकुलेट करती है कि इन रिवर के अंदर कितने कितने मिलियन एकड़ फीट जो है वाटर देखने को मिल जाएगा। और ये देखने को मिला कि इट इज अराउंड 15.85 मिलियन एकड़ फीट वाटर है। इट वाज डिवाइडेड वाटर बिटवीन द राजस्थान एंड अनडिवाइडेड पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। इस तरीके से डिवीजन जो है देखने को मिला। मतलब जो अनडिवाइडेड पंजाब था उनको वाटर मिलता है 7.20 MAF। अब आपको भी समझ आ रहा होगा सर, ये अनडिवाइडेड पंजाब को जो वाटर मिला 1966 में जब हरियाणा और पंजाब अलग अलग होंगे तब फिर इसमें क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्रिएशन ऑफ हरियाणा फ्रॉम अनडिवाइडेड पंजाब से क्या होता है आपका। ये देखने को मिलता है कि यहां पे अब क्या होगा, ये रिवर वाटर जो है उसको वापिस से
बांटा जाए, डिवाइड किया जाए। 1976 का टाइम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करता है और उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि 3.5 MAF वाटर आउट ऑफ 7.20 MAF हरियाणा को दिया जाएगा। अब 1976 में ऐसा आता है जब जजमेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऐसा एग्रीमेंट देती है तो उसके बाद में काफी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और 77 में जब इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस इलेक्शन लूज कर देती है, ना कि सेंटर पे, इवन इनटू दी पंजाब। अब पंजाब के अंदर जो है आपकी पार्टी बनती है वो सिख बहुमत से पार्टी बनती है और उसके बाद में एंट्री होती है जरनैल सिंह भिंडरवाला की। ये बंदा जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट का लीडर होता है और जो अभी हम बात कर रहे थे अमृतपाल सिंह, जो कि इसके फॉलोवर हैं। अब ये जो है वो एक पंजाबी सूबा की बजाय खालिस्तान की डिमांड को प्रोमिनेंट बताना शुरू कर देते हैं और उस टाइम पे जो खालिस्तान का मैप था, उस खालिस्तान के मैप के अंदर दिखाया जाता है कि अलग अलग एरियाज जो है वो डिवाइड होंगे जिसमें लाहौर कैपिटल बनेगी, ऐसा माना जाता है। ये मूवमेंट जब स्टार्ट होते तो आपको पता होगा एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है जिसके अंदर की ये मिलिटेंट मूवमेंट जो है वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है। जब आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है उसके चंद 4 महीने के बाद में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन भी हो जाता है। तो मतलब सिचुएशन जो है पंजाब के अंदर, मैं ये कह सकता हूं कि पंजाब में एक अनरेस्ट जो है उस टाइम पे काफी हद तक स्टार्ट हो चुका था। हालांकि बहुत सारे आपके लेजिस्लेटिव और जुडिशियल एफर्ट्स भी दिए जाते हैं कि इस प्रॉब्लम को जो 1966 के अंदर हरियाणा की वोटर शेयरिंग पे स्टार्ट हुई है उसको सॉल्व किया जा सके। प्रपोजल दिया जाता है कि सतलुज यमुना लिंक कैनाल भी बनाया जाएगा, एज वेल एज इंदिरा गांधी कैनाल भी बनाया जाएगा ताकि राजस्थान के साथ में वोटर को शेयर किया जा सके और हरियाणा के साथ भी किया जा सके। अगर आप मैप पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा यमुना सतलुज कैनाल जो है आपका वो कुछ पंजाब की जिम्मेवारी है और कुछ आपके हरियाणा की तरफ से डेवलप किया जाता है। बोला जाता है कि अगले 2 साल के अंदर पंजाब इसको फॉर्म करेगा, पंजाब ये कैनाल जो है वो बना देगा। अब इसके अलावा मतलब ये है कि देखो इसके अलावा उसी ड्यूरेशन के अंदर इंडिया जो है दे वर अंडर द हंगर इंडेक्स, दे आर परफॉर्मिंग वेरी लो। हालांकि हंगर इंडेक्स की रैंकिंग की बात नहीं कर रहा मैं, हमारी फूड सफिशिएंसी को काफी खतरा था और इसी के चलते हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन भी उसी टाइम पे आता है, 1960s के टाइम पे। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आता है तो फिर पंजाब के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पंजाब एंड हरियाणा दे वर द बेस्ट परफॉर्मर एंड नो डाउट पंजाब जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन उस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी काफी ज्यादा सफरिंग भी पंजाब के अंदर देखने को मिल जाती है। वो क्या है आपका डिप्लीशन ऑफ पंजाब वाटर, जो आपका ग्राउंड वाटर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना है तो डेफिनेटली हमें ग्राउंड वाटर को कंज्यूम भी ज्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका क्या होता है स्टेट के लोगों को काफी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। वन ऑफ द रीजन दैट कुड बी द रोल ऑफ द रिवर। तो ये आपका रोल ऑफ द रिवर, ऑटोमेटिक सी बात है जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो रोल जो है रिवर का वो काफी बढ़ जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बैगिंग बाउल से हम बन जाते हैं एक ब्रेड बास्केट, लेकिन उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है हमें वो क्रिएट हो रही है। हालांकि ये भी माना जाता है कि सिख आइडेंटिटी के अंदर रिवर का बहुत पुराने टाइम से रोल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन का रोल है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सॉइल का डीके होना, पंजाब के अंदर ज्यादा वाटर की डिमांड करना और जो कसर बची उसके अंदर ये हो जाता है कि जब पंजाब के अंदर पैडी कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है तो वाटर की डिमांड एज वेल एज वहां पे क्या हो जाता है आपका बेसिकली लैंड जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। आज की भी मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर काफी सारी लैंड जो है वो सैलाइन हो चुकी है। तो स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का हाई कंट्रीब्यूशन, इवन वी कैन से कि टॉर्चर बियरर, ठीक है ना, फॉर दी ग्रीन रेवोल्यूशन। अब यहां पे हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे पंजाब के लोगों को इसका प्राइस पे करना पड़ता है। हायर कैंसर केसेस, रेनल फेलियर, स्टिल बॉर्न बेबीज, इनकी फॉर्म में पंजाब को ग्रीन रेवोल्यूशन के प्राइसेस भी पे करने पड़ते हैं। अब जैसा मैं बोल रहा था कि पंजाब इज अ लैंड विच इज शेप्ड बाय द रिवर्स, तो रिवर की काफी इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली क्यों है उसका भी यहां पे मैं आपको जिक्र करता हूं। पंजाब जो है आपका, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले ये वर्ड किसने यूज किया था, तो यहां पे बताया जाता है एक मोरक्कन के ट्रेवलर थे, मोरक्को के इब्न बतूता, उन्होंने सबसे पहले पंजाब को एक डॉक्यूमेंट के अंदर यूज किया था। ये आपकी पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर भी नजर आता है। जहां तक बात की जाती है ऋग्वेदा की, तो उस टाइम पे पंजाब को हम क्या बोलते थे, सप्त सिंधु, लैंड ऑफ द 7 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। मतलब पुराने टाइम से ही यहाँ पे क्या रहा है आपका एग्रीकल्चर रिवर का काफी इंपॉर्टेंस रहा है। महाभारत की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका पंचनदा, 5 रिवर्स का प्लेस जो है उसके नाम से इसको जाना जाता है।
इसके अलावा फोक डांसेस के अंदर, आपके म्यूजिक के अंदर, सॉन्ग्स के अंदर पंजाब में रिवर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। आप देख भी सकते हो पंजाब के अंदर यहाँ से रावी रिवर जाती है, ये ब्यास रिवर है, ये आपके सतलुज रिवर है। यूपीएससी आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि इंदस और इंदस की ट्रिब्यूटरी में से कौन सी ऐसी रिवर है विच इज कंप्लीटली इन इंडिया। तो ब्यास रिवर जो है आपका वो कंप्लीटली इंडिया के अंदर है, क्योंकि वो सतलुज रिवर से नियर हरीके वेटलैंड के पास मिलती है और फिर आपके फिरोजपुर से होते हुए पाकिस्तान की तरफ ट्रेवल करती है। तो आप ये आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर मैं सिखिज्म की बात करूं, सिख एज ए रिलीजन की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पे भी मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी पंजाब रीजन के अंदर, जैसे गुरु नानक जी के बर्थ की बात करते हैं, एक 1469 के एरा की बात करते हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर भी बताया जाता है कि रिवर्स का काफी ज्यादा रोल था। कैसे था? गुरु नानक जी जो है एक अकाउंटेंट की तरह काम करते थे दौलत खान लोधी की कोर्ट के अंदर, हम ये कह सकते हैं लोधी सल्तनत के अंदर वो काम किया करते थे। 1499 के अंदर क्या बताया जाता है कि ही वेंट फॉर हिज बाथ इन अ रिवलेट दैट इज नेम्ड एज काली बेन रिवर। वहां से क्या होते हैं, जब वो वापस आते हैं तो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, बेसिकली दे केम बैक एंड दे प्रोक्लेम्ड हिज मिनिस्ट्री। मतलब क्या होगा कि वो अपने आप को डोमिनेटिंग प्रूव भी कर पाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। ऐसे ही थर्ड गुरु अमरदास जी, इनके बारे में बात की जाती है तो यहां पे भी बताया जाता है कि उनके जो आपके अमरदास जी थे, एन एज डिसाइपल ऑफ द सेकंड गुरु, वो क्या होते, दे हैड गॉन टू ब्यास रिवर एवरी मॉर्निंग फॉर फेच इट्स वाटर फॉर द मास्टर्स बाथ। अपने मास्टर के बाथ के लिए वो रोजाना रिवर पे जाते और वहां से पानी लेके आते थे। 10th गुरु की अगर स्टोरी बताई जाती है तो वहां पे बताया जाता है कि वहां पे क्या हुआ था, फैमिली जो है उनकी वो 1704 के अंदर सारसा रेवलेट के पास में सेपरेट हुए थे, जिसके बाद कभी मिल नहीं पाए। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि सिख गुरु जो थे हमारे, उनकी लाइफ में भी रिवर का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देखो हो भी क्यों ना, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स की तरह तो रिवर काम करती ही है, और यही चीजें अब रिजॉल्व नहीं हो पाई, जिसके चलते हमारे पास क्या होता है, कुछ सेपरेटिज्म जो है आज के टाइम पे भी देखने को मिल जाता है। तो मतलब ये कहूंगा मैं कि यहाँ पे पंजाब जो है वो आपका हाइड्रोसेंट्रिक बातें हो रही हैं, बजाय की टेरासेंट्रिक। टेरासेंट्रिक मतलब नॉट अबाउट ओनली लैंड मास, बट इट इज कंसंट्रेटिंग देमसेल्फ टुवर्ड्स द वाटर एज वेल। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे देखो, रिवर्स की जब बात करते हैं तो रिवर नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके, ऐसा हमेशा बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर कभी बाउंड्री डिसाइड नहीं होती। रिवर कभी एक बाउंड्री का काम या बैरियर का काम या डिवीजन का काम नहीं करती। रिवर करती है यूनिफिकेशन का काम। रिवर एक ऐसा वाटर शेयर करती हैं, एक ऐसा एलिमेंट शेयर करती हैं जो सबकी लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होता है और सबकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल भी होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि एक रिपेरियन स्टेट जो होता है उसको दूसरे रिपेरियन स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शो जो है वो करनी भी चाहिए और होती भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये माने कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करें, या चाइना से ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी तरफ आ रही है, इफ चाइना इज डूइंग समथिंग रॉन्ग देन ऑब्वियसली वी विल क्रिटिसाइज। ये क्रिटिसिज्म होना ही चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू आवर ऑन स्टेट, तो हमें एक दूसरे के साथ में पीसफुल और हार्मनी से रहना चाहिए। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं, ये फोर्सफुली इस चीज का फायदा उठाते हैं। उसका कारण ये है कि उनको ये लगता है कि 1980s के टाइम पे जो सिचुएशन थी आपके पंजाब के अंदर, जो अनरेस्ट उस टाइम पे देखने को मिल रहा था, वो अनरेस्ट आज भी है। एंड दैट्स व्हाई whether they are in Canada, they are in US, they are just protesting and demanding for Khalistan to get developed. लेकिन इंडिया के अंदर जब बात की जाती है तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, these all are just a unification, just a unified part of India, unseparated part of India. And yes, जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको डेफिनेटली हम सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हम उनको बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज गोइंग ऑन फ्रॉम द हिस्टोरिकल टाइम्स। यही चीजें हमें देखने को मिलती है, बट स्टिल रिसोर्सेज रीयूनाइट द पीपल, नॉट डिवाइड द पीपल। दैट इज द स्टोरी बिहाइंड खालिस्तान डेवलपमेंट एज वेल एज द रिसोर्सेज जिसके ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। जाने से पहले मैं आपको फिर से इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि स्टडी आईक्यू केम्स विद ज्योग्राफी ऑप्शनल अलोंग विद द टेस्ट सीरीज, एंड दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21 अप्रैल। देखिए 2024 के लिए अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत सही टाइम है, क्योंकि आपको 5 मंथ इसको प्रिपरेशन में लगेंगे। लाइक मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ आपको प्रिपरेशन में लगेंगे।
सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने आपके पास बचेंगे, आप रिवीजन कर सकते हैं। देन फ्रॉम जनवरी यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ 2024। ये एक आइडियल टाइम होता है अपने ऑप्शनल को तैयार करने के लिए। सो इट्स बेटर कि यू कम हियर एंड टेक एडमिशन यूजिंग कोड कपिल लाइव एंड यस, आपके टेस्ट पेपर्स, आपकी क्लासेस, ये सब जो है इसके अंदर कवर होगा। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर आप सिविल सर्विसेज के फाउंडेशन बैच की तैयारी कर रहे हैं, आप 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर 24 के लिए, तो दोनों ही आपके P2I बैच है, 24 के लिए भी अवेलेबल है, 25 के लिए भी अवेलेबल है। अब डिपेंडिंग कि आपका अटेम्प्ट कब होगा, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को रिज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ईयर का प्रोग्राम होगा और ये प्रोग्राम जो है आपका वो प्रीलिम्स से इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी 2024 के लिए करवाई जाएगी। कपिल लाइव का कोड दोनों पे वैलिड है, लेकिन 2024 के लिए जो बैच होगा वो 8 अप्रैल से स्टार्ट होगा, लेकिन 2025 का बैच जो है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा। यूज कोड कपिल लाइव टू टेक एडमिशन वॉट एवर द बैच विच इज सुटेबल फॉर यू, बट P2I सिंपली मींस प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, मतलब ये एक हाइब्रिड मॉडल की तरह काम करेगा। इट्स नॉट ओनली ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पे आपको सारी प्रिपरेशन करवा के जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव जैसे 2024 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया, तो यू विल बी इनवाइटेड एट स्टडी IQ हेडक्वार्टर। आपका रहने का, खाने का सारा खर्चा और उसकी जो पढ़ाई का खर्चा सब कुछ बियर बाय द स्टडी IQ टीम। मतलब ये होगा कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज ऑफलाइन आपके इंक्लूडेड रेजिडेंस एंड मील आपको करवाई जाएगी। तो आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम हियर। आपकी क्वेरीज अगर कुछ हैं तो आप kapil.bhardwaj 2022 पे मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।